प्रतिलिपि एपिसोड 16। अभिमन्यु दीनदयाल को उस बरगद के पेड़ के पास जबरदस्ती लेकर गया था, लेकिन वहां जब अभिमन्यु एक आहट का पीछा कर रहा था, दीनदयाल को किसी ने घायल कर दिया। उसके सिर से खून बह रहा था। अभिमन्यु किसी तरह तुरंत दीनदयाल को अस्पताल लेकर आया, जहां दशरथ अभिमन्यु की लापरवाही से काफी नाराज हो गए और उसे इस केस से बर्खास्त कर दिया। अभिमन्यु को यकीन ही नहीं हो रहा था कि टीआई दशरथ ने उसे केस से बर्खास्त कर दिया है। उसका मन ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसने देखा कि दशरथ दवाखाने के कॉरिडोर से होते हुए तेजी से चले जा रहे थे। वो बाहर निकलने ही वाले थे कि अभिमन्यु फौरन उनके पीछे भागा, जैसे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए कोई तेजी से भागता है। उसने तुरंत ही दशरथ के पास पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया। दशरथ अचानक अभिमन्यु को अपने पास देखकर चौंक गए। अभिमन्यु ने मिन्नतें करते हुए कहा, सर, मेरी बात सुनिए। दशरथ ने अपना हाथ अभिमन्यु की पकड़ से छुड़ाया। वो अभिमन्यु को गुस्से से देखते हुए सख्ती से बोले, अभिमन्यु, कहने सुनने का टाइम गया। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। बेहतर यही है कि तुम गेस्ट हाउस जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर दो। कल सुबह तुम्हें अपने घर के लिए निकलना है। अभिमन्यु को दशरथ की बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो इस तरह के सही कहते हैं गांव वाले, हमें शायद किसी और को ढूंढना पड़ेगा। अभिमन्यु को ये सुनकर एक बहुत बड़ा झटका लगा। दशरथ के कहे हर शब्द में सच्चाई थी और ये भी सच था कि उसने दीनदयाल को जबरदस्ती वहां ले जाकर बहुत बड़ा जोखिम उठाया था। अभिमन्यु को लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उसकी नौकरी, उसकी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल गई। अभिमन्यु और दशरथ ने पलट के देखा तो दीनदयाल कुछ दूरी पर ही खड़ा था। उसके सिर पर पट्टी थी। दीनदयाल धीमे धीमे चलकर आ ही रहा था कि अभिमन्यु दौड़कर उसके पास गया और उसको सहारा देते हुए बोला, दीनदयाल, तुम्हें अभी थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम क्यों बिस्तर से उठकर आ गए? दीनदयाल ने कहा, सर जी, जब मैंने सुना दशरथ जी ने आपको बर्खास्त करने का फैसला लिया है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मुझे लगा कि दशरथ जी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अभिमन्यु ये सुनकर हैरान रह गया और असमंजस में दीनदयाल को देखने लगा। दीनदयाल अब दशरथ के पास आ चुका था और उसने दशरथ से कहा, सर जी, मानता हूँ अभिमन्यु सर ने गलती की, लेकिन उससे भी बड़ी गलती आप करने जा रहे हैं, इन्हें बर्खास्त करके। सर, छोटा मुंह बड़ी बात, मगर मेरी बात मानिए, इस केस के लिए इनसे काबिल और दबंग इंस्पेक्टर आपको पूरे बलिया में नहीं मिलेगा। दशरथ दीनदयाल को हैरत भरी नजरों से देखते हुए बोले, तुम्हारी जान जा सकती थी, लेकिन फिर भी तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। कमाल की बात है। दीनदयाल बोला, सच कह रहा हूँ सर, ये इतना टेढ़ा केस है और इसे सॉल्व करने वाला इंसान भी वैसा ही होना चाहिए, थोड़ा अक्खड़, थोड़ा टेढ़ा, और अभिमन्यु सर जैसे भी है इस केस के लिए एकदम सही है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इन्हें एक मौका और दीजिए। अभिमन्यु चुप था और वो दीनदयाल और दशरथ से आंखें नहीं मिला पा रहा था। दशरथ ने सख्ती से अभिमन्यु को एक आखिरी चेतावनी देते हुए कहा, अभिमन्यु, मुझे ये नौकरी बड़ी मुश्किल से
मेरी बीवी के खानदान की वजह से मिली है और मैं नहीं चाहता इस पर किसी तरह की कोई आंच आए। इस बार तुम्हें दीनदयाल की वजह से छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार हद पार की तो मैं तुम्हें बिना पलक झपकाए बर्खास्त कर दूंगा, समझे? अभिमन्यु ने सिर हाँ में हिलाया। दशरथ वहां से निकल गए। अभिमन्यु ने दीनदयाल को देखा और एहसान भरी आवाज में बोला, मैंने तुम्हारी जान खतरे में डाली और तुमने ही मेरी नौकरी बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दीनदयाल ने कहा, सर जी, आपने जो किया वो केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए किया, जानबूझकर नहीं। पर आज जो हुआ उससे आप तो समझ ही गए होंगे कि वाकई में डायन है वहाँ। वो अजीब सी आवाजें आना, मेरे ऊपर किया हुआ वार, सब उसी डायन का आतंक है। अभिमन्यु ये सुनकर कुछ नहीं बोला और दीनदयाल को लेकर घर के लिए निकल गया। उस रात अभिमन्यु की नींद ही गायब हो गई थी। उसे बार बार यही सवाल खाए जा रहा था कि आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है। अभिमन्यु को डायन वाली बातों पे विश्वास नहीं था, लेकिन उसे ये जरूर लग रहा था कि उस बरगद के पेड़ के साथ कोई तो गहरा राज जुड़ा हुआ है जिसे वो उजागर नहीं कर पा रहा है। उसे यकीन था कि कोई ना कोई जरूर वहां था जो नहीं चाहता था कि वो पेड़ के पास छानबीन करे। उसने मन बना लिया था कि वो जल्दी ही उस राज को सुलझा कर रहेगा। अभिमन्यु खिड़की पर खड़ा उसी बूढ़े मनहूस बरगद के पेड़ को देख रहा था, मानो उसे कुछ नजर आ रहा हो। और उसने मन ही मन सोचा, जानता हूँ अभी भी है कोई वहाँ, और जो भी है वहाँ एक दिन मेरे हाथ जरूर लगेगा। ये कह के अभिमन्यु अपने बिस्तर पे जाकर लेट गया और खिड़की से बरगद के पेड़ को देखते देखते उसकी आंख लग गई। इधर बरगद के पेड़ के नीचे रात के घने अंधेरे में वही औरत बाल खोले, पीठ किए, आगे पीछे हिलते हुए दबे स्वर में एक मंत्र का जाप कर रही थी। और उस औरत ने हल्के से अपना मुंह घुमाया। उसके बाल उसके आधे चेहरे को ढके हुए थे और एक बड़ी आंख गहरे काजल से भरी हुई दिखाई दे रही थी। और वो जोर से चिल्लाई। अचानक इस बुरे सपने के साथ अभिमन्यु की आंख खुली। सूरज की तेज किरणें खिड़की से अंदर आकर अभिमन्यु की आंखों में चुभी। अभिमन्यु ने अपनी आंखें पूरी तरीके से खोली और उसके सामने एक उम्मीद भरा साफ नीला आसमान था। पर अभिमन्यु अपने जहन से काले ख्यालों को अभी तक मिटा नहीं पाया था। तभी उसे दो औरतों की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। अभिमन्यु ने खिड़की पर आकर नीचे देखा तो सामने का नजारा रहती थी। सर जी, ये शोर कैसा है? अभिमन्यु दीनदयाल की तरफ मुड़ा और जवाब देने को हुआ कि तभी उसके दिमाग में कुछ खुराफात सूझी। उसने अचानक अपनी आवाज को गंभीर करते हुए कहा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। दीनदयाल अभिमन्यु को इस लहजे में बोलते देख घबरा गया और तुरंत पूछा, क्या प्रॉब्लम है सर जी? अभिमन्यु बड़े नाटकीय अंदाज में बोला, वो घर आ गई है। ये सुन दीनदयाल बहुत डर गया और हिचकिचाते हुए बोला, कौन सर जी?
अभिमन्यु दीनदयाल के पास आकर उसके कानों में फुसफुसाकर बोला, छोटी डायन। ये सुन दीनदयाल की आंखें फटकर गोल तश्तरी जैसी बन गई। वो कांपती हुई आवाज में अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोला, छोटी डायन। अभिमन्यु ने खिड़की की ओर इशारा किया और दीनदयाल से कहा, वो देखो दीनदयाल। दीनदयाल बिस्तर से खड़ा हुआ और खिड़की से नीचे देखने लगा। उसे लाल रंग का सूट पहने एक लड़की दिखाई दी, जिसकी कैसे